गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो सेशन में आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है DNRLM, जिसका फुल फॉर्म आप देख रहे होंगे, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें कौन कौन से एलिजिबल हैं, इसमें किस टाइप का इनको फाइनेंशियली असिस्ट किया जाता है, रिवॉल्विंग फंड कितना मिलता है, इस तरह के तमाम चीज़ें, जैसे कैपिटल सब्सिडी हो गया, इंटरेस्ट सबवेंशन कितना दिया जाता है बैंकों को सरकार के द्वारा, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री आप जान लीजिए। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। एक स्कीम चल रही थी जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको रिप्लेस कर दिया गया 1 अप्रैल 2013 को, और इसका नाम रख दिया गया NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 29 मार्च 2016 से NRLM का जो नाम था उसको चेंज कर दिया गया और नाम रख दिया गया DNRLM। ये आपका कुछ हिस्ट्री पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं उद्देश्य की तरफ। तो इसका उद्देश्य सिंपल है, टू रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पुअर, especially women, and enabling these institutions to access a range of financial services and livelihoods। मतलब कि फ्रेंड्स, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में गरीब हैं, खास करके वोमेन, उनकी गरीबी को मिटाना है, हटाना है, और उसके लिए उन्हीं लोगों के बीच में एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन डेवलप करना है जिससे उसको वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज उन तक पहुंच सके और उनका जीवन यापन बढ़िया हो सके। ये इस स्कीम का उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस तरह से इंस्टीट्यूशन डेवलप किया जाएगा वो हम लोग आगे देखते हैं। तो इसी इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन किया जाता है, जो कि इसमें मिनिमम 10 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 20 मेंबर होते हैं, जो कि DNRLM स्कीम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन किया जाता है। और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसमें मिनिमम जो मेंबर होते होंगे, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20, मिनिमम 10 मेंबर और मैक्सिमम 20 मेंबर। कुछ समूह ऐसे होते हैं जहाँ पे मिनिमम 5 होते हैं, है ना। कुछ समूह ऐसे हैं जिनका मिनिमम मेंबर 5 होते हैं। वो समूह कहाँ पे होता है? तो उस समूह का जो गठन होता है वो रिमोट ट्रैवल एरिया में होता है, डिफ़िकल्ट एरिया में होता है, और वैसे समूह जिसमें डिजेबल पर्सन होते हैं, विकलांग होते हैं, तो उन सभी समूह में मिनिमम 5 मेंबर होंगे, तब भी समूह का फॉर्मेशन हो जाएगा, गठन हो जाएगा। क्योंकि जो रिमोट ट्रैवल एरिया होता है, डिफ़िकल्ट एरिया होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होता है, लोग कम रहते हैं, इसलिए 5 मेंबर मिल जाने से भी समूह का गठन हो जाएगा। इफ़ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज फॉर्म्ड बाई ओनली हैंडीकैप्ड पर्सन एंड बाई अ स्पेशल कैटेगरी लाइक एल्डर्स, ट्रांसजेंडर्स, तब उस केस में सेल्फ हेल्प ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड बाई बोथ मैन एंड वोमेन। कुछ ऐसे भी केस हैं जिसमें केवल हैंडीकैप्ड पीपुल हैं उस ग्रुप में, या कोई स्पेशल कैटेगरी जैसे एल्डर्स हो गया, ट्रांसजेंडर्स हो गए, तो उस केस में मैन और वोमेन या ट्रांसजेंडर्स सभी मिला के समूह को बनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इन समूह को किस तरह से फाइनेंशियली असिस्ट किया जाता है। तो फाइनेंशियली असिस्ट करने का 2 तरीका है। पहला क्या है? इनको रिवॉल्विंग फंड दी जाती है। दूसरा है लोन इनको मिलता है बैंक से।
पहला कंडीशन क्या हुआ, पहला तरीका इनको असिस्ट करने का है, सरकार के द्वारा इनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और उसके बाद इनको बैंक से लोन भी मिलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। तो इस तरह से इनको फाइनेंशियली असिस्ट किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं रिवॉल्विंग फंड के बारे में कि कौन से सेल्फ हेल्प ग्रुप को रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। तो वो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसका अस्तित्व एग्जिस्टेंस मिनिमम 3 से 6 महीने का है और वह पंचसूत्र को फॉलो कर रहा है, तो उनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। अब पंचसूत्र जान लीजिए क्या होता है। तो पंचसूत्र होता है रेगुलर पंचसूत्र मतलब पाँच चीज़ों का इन्होंने फॉलो कर रहा है, तो इनको पंचसूत्र जो फॉलो कर रहे हैं सेल्फ ग्रुप, उनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। तो पंचसूत्र में पहला हो गया रेगुलर मीटिंग, दूसरा हो गया रेगुलर सेविंग, तीसरा रेगुलर इंटरनल लेंडिंग, चौथा रेगुलर रिकवरी और पांचवा प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। तो इन चीज़ों को जो भी समूह फॉलो कर रहे हैं उनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, और उनका अस्तित्व जब से उनका गठन हुआ है तब से उनका 3 से 6 महीने पुराना होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है, तब उनको रिवॉल्विंग फंड 20,000 से लेके 30,000 तक दी जाती है, जो कि कुछ दिन पहले इसका रिवाइज किया गया था। उसके पहले था मिनिमम 15,000 और मैक्सिमम मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 20,000। मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 15,000। 10 से 15,000 इनको दिया जाता था, लेकिन अभी इसको रिवाइज करके मिनिमम कर दिया गया है 20,000 और मैक्सिमम 30,000। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि अभी रिवाइज हुआ है तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और ये 2 अमाउंट तभी मिल सकता है जब वो पंचसूत्र का फॉलो कर रहे हों और उनका अस्तित्व 3 से 6 महीने का होना चाहिए। ये 2 चीज़ जिस समूह के पास है तो उनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है 20,000 से 30,000 तक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इनको कैपिटल सब्सिडी नहीं दी जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनको कैपिटल सब्सिडी नहीं दी जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कैपिटल सब्सिडी दी जा सकती है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, तो नहीं, इनको दी जाती है इंटरेस्ट सबवेंशन। तो इंटरेस्ट सबवेंशन इनको नहीं दी जाती है, बैंकों को दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और कितना दी जाती है मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अगर कोई जितना सेल्फ हेल्प को जो लोन दी जा रही है वो 3 लाख तक, जो भी लोन अगर 3 लाख तक सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जा रही है तो उतने अमाउंट तक बैंकों को इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाती है। वो किस तरह से मिलेगी, जो बैंक का लेंडिंग रेट है, जो बैंक का लेंडिंग रेट है जिसको बोलते हैं बैंक लेंडिंग रेट, बैंक लेंडिंग रेट और 7% है। गवर्नमेंट बोलती है कि इनको 7% तक आप ऋण दीजिए, 7% तक। तो 7% ऋण देने के लिए तो बैंक रेडी है, लेकिन वो क्या करे कि जो मेरा जो बेसिक लेंडिंग रेट है, जो लेंडिंग रेट है, ये दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी बैंकों को। लेकिन जो लोन मिलेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को वो 7% पे ही मिलेगा। और वो कितने अमाउंट तक मिलेगा, तो मैक्सिमम 30,000 तक उनको 7% के हिसाब से लोन दिया जाएगा। लेकिन जो बेसिक जो डिफरेंस होगी लेंडिंग रेट और 7% के बीच में, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार के द्वारा दी जाएगी और इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें बैंक का क्या रोल है।
जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो ब्लॉक लेवल पे ओपन होता है, लेकिन उनके जो पैसे का लेन देन बैंकों से की जाती है तभी उनका रोल बैंक में होता है। उसके लिए बैंक क्या करेगी, बैंक उनका बचत अकाउंट खोलेगी और केवाईसी भी करेगी, लेकिन केवाईसी उन्हीं लोगों का करेगी जो ऑफिशियल बेरर हैं, जैसे कोषाध्यक्ष हो गए, सचिव हो गए, अध्यक्ष हो गए। इन सभी जो ऑफिशियल बेरर होते हैं, जो पैसा निकालते हैं बैंक से, बैंक में आकर के, उन्हीं लोग का केवाईसी की जाएगी। और अगर किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में पैन नहीं है तो पैन पे जोड़ नहीं देना है, उनसे फॉर्म 60 पे डिक्लेरेशन ले लेना है, तब भी मेरा काम चल जाएगा। तो ये हुआ आपका बैंक का रोल, कि इसमें बैंक का रोल कितना होता है, ये आपको जानकारी हो गई। तो अभी हम लोग देखें, इनको दो तरह से असिस्ट किया जाता है। पहला क्या है, रिवॉल्विंग फंड। पहला है आपका रिवॉल्विंग फंड, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। ये जो रिवॉल्विंग फंड है पहला, और दूसरा आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा क्या होगा, जो बैंक से इनको लिंकेज दी जाएगी, लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इनको अब किस तरह से लोन दिया जाएगा उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे लेंडिंग नॉर्म से कि कौन से सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रेडिट लिंकेज दिया जा सकता है। तो देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप मस्ट बी इन एक्टिव एग्जिस्टेंस सिंस लास्ट 6 मंथ फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसका कम से कम 6 महीना एक्टिव एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ फॉर्मेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। दूसरा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मस्ट बी फॉलोड पंचसूत्रा। जैसा कि अभी बताया था आपको कि पंचसूत्रा कौन कौन सा होता है, रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरनल लेंडिंग, रेगुलर रिकवरी और प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये पंचसूत्र हो गया, और वो 6 महीने से एक्टिव एग्जिस्टेंस में है, एक्टिव अस्तित्व में है, वो चल रहा है प्रॉपर तरीके से। और तीसरा क्या है, अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप डिफंक्ट है, वो रिवाइव हो गया है, तो रिवाइव से कंटिन्यू 3 महीने तक एक्टिव होना चाहिए, तब भी उनको बैंकों से लोन मिल जाएगी। और जो नाबार्ड का जो ग्रेडिंग नॉर्म्स होता है उसमें भी क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बैंक इनको क्रेडिट लिंकेज प्रोवाइड करा देती है। तो अब इनको किस तरह का लोन दिया जाएगा, पहला है इसमें कैश क्रेडिट। पहला क्या है इसमें, कैश क्रेडिट। दूसरा है टर्म लोन। तो कैश क्रेडिट लिमिट और दूसरा है टर्म लोन, सॉरी यहाँ पे लोन होगा, लोन लिखा गया है ना। टर्म लोन। तो इनको दो तरह से लिमिट दी जाती है, जो कि कैश क्रेडिट लिमिट है और टर्म लोन है। कैश क्रेडिट लिमिट के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग देखेंगे टर्म लोन के बारे में। तो कैश क्रेडिट लिमिट में इनको मिनिमम अमाउंट ऑफ 6 लाख रुपये 3 साल के लिए दी जाती है। जो भी एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको 6 लाख मिनिमम अमाउंट 3 साल के लिए दी जाएगी, लेकिन एनुअल ड्राइंग पावर के साथ। इसमें जो एनुअल ड्राइंग पावर है उसको ध्यान में रखते हुए दी जाएगी, क्योंकि ये इसका जो रिकवरी होगा वो 12 महीने में होगा और इसका एनुअल रिव्यू करी जाएगी। अब देखिए, इसमें जो ड्राइंग पावर जो कैलकुलेशन करेंगे उसका इस तरह से है
कि जो कॉर्पस अमाउंट है उसका 6 गुना पहले ईयर के लिए या फिर मिनिमम 1.5 लाख, दोनों में से जो ज़्यादा हो उनको पहले ईयर के लिए ड्राइंग पावर बना दी जाएगी। अब देखिए इसमें कॉर्पस अमाउंट क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो कॉर्पस अमाउंट वह अमाउंट है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो खोला गया था उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, तो जो भी मेंबर अपना बचत कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, वो अमाउंट भी कॉर्पस अमाउंट कहलाएगा। दूसरा है कि अगर किसी एनजीओ की तरफ से या फिर किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद करने के लिए जो अमाउंट इनको दिया गया है वो भी कॉर्पस अमाउंट ही कहलाएगा। या फिर कहीं से इनका कोई भी जो काम कर रहे हैं किसी फील्ड में, वहाँ से जो इनकम आती है वह अमाउंट भी कॉर्पस अमाउंट कहलाएगा। तो आपको कॉर्पस अमाउंट समझ में आ गया होगा। तो इसमें 6 टाइम्स ऑफ कॉर्पस अमाउंट और मिनिमम 1.5 लाख, दोनों में से दो जो ज़्यादा होगा इनको पहले ईयर के लिए ड्राइंग पावर बना दी जाएगी। सेकेंड ईयर के लिए क्या है, कॉर्पस अमाउंट का 8 गुना, कॉर्पस अमाउंट का 8 गुना या फिर मिनिमम 3 लाख है, दोनों में से जो ज़्यादा है। तो ध्यान में क्या रखिएगा, पहले ईयर के लिए कॉर्पस अमाउंट का 6 टाइम्स या 1.5 लाख, और दूसरे ईयर के लिए 8 टाइम्स या फिर 3 लाख, दोनों में से जो ज़्यादा होगा इनको सेकेंड ईयर के लिए ड्राइंग पावर बना दी जाएगी। थर्ड ईयर के लिए ड्राइंग पावर यह होता है कि इनको मिनिमम 6 लाख देना ही देना है। और कौन सा बेसिस क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्रेडिट रिकॉर्ड या माइक्रो क्रेडिट प्लान। इनका जो भी प्लान होगा माइक्रो क्रेडिट के तौर पर, जहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लोन ले रहे हैं उसका प्रॉपर प्लान होना चाहिए, प्रॉपर क्या होता है स्ट्रक्चर किया हुआ होना चाहिए, कहाँ पे इनका पैसा लगना है। इस तरीके से प्रॉपर प्लान लेके आएंगे तब इनको मिनिमम 6 लाख रुपया दे दी जाएगी थर्ड ईयर में। लेकिन इनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखा जाएगा कि प्रॉपर तरीके से इन्होंने लोन जमा किया है कि नहीं किया है, क्या रिकॉर्ड रही है, उसके अनुसार इनकी ड्राइंग पावर बना दी जाएगी। चौथे ईयर में भी सेम है, इनको 6 लाख से ज़्यादा दी जाएगी और वही प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाएगा, माइक्रो क्रेडिट प्लान देखा जाएगा। इस तरह से उनको चौथे ईयर की लिमिट भी बना दी जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं इसका रिपेमेंट। जैसे कि बताया था आपको कि रिपेमेंट इसका 12 महीने में करना है, क्योंकि ये एनुअल रिव्यू की जाती है 12 महीनों में सीसी अकाउंट की। तो इस तरह से इनका रिपेमेंट पीरियड है जो कि याद रखिएगा 12 महीना। अब हम लोग बात करते हैं टर्म लोन के बारे में, जो कि हम इसी स्लाइड में कितना लिमिट मिलेगा और क्या रिपेमेंट पीरियड है, दोनों इसी में अरेंज कर दिए हैं सभी ईयर के लिए। तो पहले ईयर का देखिए, इनको डोजेज के हिसाब से लोन दी जाती है। पहले ईयर में इनका, जैसे कि आप लोग CCL में देखे थे, उसी तरह से इनका भी इस तरह से अमाउंट मिलता है कि जो कॉर्पस अमाउंट होता है उसका 6 गुना और मिनिमम 1.5 लाख, दोनों में से जो ज़्यादा होगा। और सेकेंड ईयर के लिए 8th टाइम्स ऑफ कॉर्पस अमाउंट और मिनिमम 3 लाख, दोनों में से दो ज़्यादा है। और थर्ड ईयर के लिए मिनिमम 6 लाख ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्लान एंड प्रीवियस क्रेडिट रिकॉर्ड। सेम चीज़ है फोर्थ ईयर के लिए, लेकिन इसमें अमाउंट 6 लाख से ज़्यादा मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्लान एंड प्रीवियस क्रेडिट रिकॉर्ड। इसका रिपेमेंट पीरियड याद रखिएगा, जो पहले ईयर के लिए जो लोन दी जाएगी उसका रिपेमेंट पीरियड होता है 24 मंथ्स टू 36 मंथ्स, है ना। 12 दूनी 24, मतलब 24 से 36 मंथ तक पहले ईयर के लिए होगा। सेकेंड ईयर के लिए 36 मंथ्स से लेकर के 48th मंथ तक दूसरे ईयर का रिपेमेंट पीरियड है। तीसरे ईयर में देखिए यहाँ पे 48 मंथ्स टू 60 मंथ्स, और चौथे ईयर के लिए 60 to 84 मंथ्स,
है ना। तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 48, 12 25 60, 72 नहीं है, सीधा 84 है। तो 4th ईयर के लिए 60 महीने से लेकर के 84 महीने तक इनका रीपेमेंट कर देना होता है। ये आपका हो गया टर्म लोन। तो हम लोग देखें क्या, इनको 2 तरह की नेचर का लोन प्रोवाइड की जाती है, या तो कैश क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं, या फिर टर्म लोन ले सकते हैं, या फिर दोनों ले सकते हैं, जैसा इनका नीड हो। टर्म लोन तभी मिलेगा जब वो उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हों, और CCL तभी मिलेगा जब उनका डे टू डे पूंजी की ज़रूरत होती है बिजनेस में, उनके लिए इनको CCL दी जाती है। तो इस तरह से इनका टर्म लोन रहा, और कैश क्रेडिट लिमिट देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को। और इसमें हम लोग देखे थे क्या कि 2 तरह से इनको फाइनेंशियली असिस्ट की जाती है, रिवॉल्विंग फंड के द्वारा और बैंकों से लोन दे करके। 2 चीज़ प्रमुख हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कोलेटरल और मार्जिन के बारे में, है ना। तो कोलेटरल क्या है? कोलेटरल जो हम लोग लोन देते हैं, बैंकों से जो लोन मिलती है उसके जो अगेंस्ट में जो भी प्रॉपर्टीज या सिक्योरिटी रखी जाती है उसको कोलेटरल बोलते हैं। सीधा सीधा बोल सकते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होता है? जो बैंकों के दिया हुआ फाइनेंस से जो सिक्योरिटी जो एसेट बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। और जो बरोबर खुद से ला के दे रहा है सिक्योरिटी, अपना ला के दे रहा है, तो उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी या सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो इसमें क्या है कि 10 लाख तक लोन में कोई भी कोलेटरल और कोई भी मार्जिन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर केवल कोलेटरल की बात करी जाएगी एग्ज़ाम में तो ध्यान रखिएगा ये अमाउंट होता है 20 लाख। अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि नो मार्जिन नो कोलेटरल, तब याद रखिएगा 10 लाख। देखिए, नो कोलेटरल और नो मार्जिन, इसमें याद रखना आपको 10 लाख। अगर केवल कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करेगा तो उसमें याद रखना आपको 20 लाख। ये 2 चीज़ बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि नो कोलेटरल नो मार्जिन तो अमाउंट होगा 10 लाख। 10 लाख के अमाउंट तक कोई भी कोलेटरल कोई भी मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती है। 20 लाख के अमाउंट में भी कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मार्जिन 10% रखना पड़ेगा। जैसे कि नीचे वाले पॉइंट में दिया हुआ है कि मार्जिन विल बी 10% इफ़ लोन अमाउंट इज 10 लाख एंड अप टू 20 लाख। 10 लाख से ज़्यादा है और 20 लाख के बीच में है तो इनको 10% का मार्जिन मनी देना होगा, रखना होगा। और तीसरा मुख्य पॉइंट ये है, चौथा मुख्य पॉइंट ये है कि अगर लोन इनका 10 लाख से ज़्यादा है तो इनको कवर मिलती है, जो कि क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट के जो संस्था है उसके द्वारा इनका अमाउंट को कवर की जाती है। जो कि 10 लाख से अबव का लोन हो रहा है तब इनको CGFMU से कवर की जाती है, गारंटी मिल जाती है इस तरह से। तो इस तरह से ये आपका कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप था, और जो DNRLM के बारे में कुछ जानकारियाँ थी आपके सामने लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।